So now when you look at क्या कहा मैंने, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, व्हाट आर द गवर्नमेंट सपोर्ट्स, व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी, यू मस्ट नो। तो अभी आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसेंट की पता होनी चाहिए। आई विल डिस्कस। आयरन एंड स्टील के लिए मैंने बताया था कि फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर पे थ्रस्ट था, सेकंड प्लान में हैवी इंडस्ट्री पे था। एक ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दे दिया था प्लान पीरियड में, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए कि लेटेस्ट पॉलिसी क्या है, वो पॉलिसी सपोर्ट क्या इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि आज के समय में आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी लेने पड़ते हैं, और अगर एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना टफ है तो आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते। उसके लिए क्या मैकेनिज्म है देश में, उसके लिए क्या पॉलिसी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी बॉडी है। जब आप धीरे धीरे डीप में पढ़ेंगे, बिकॉज कुछ चीजें मैंने स्किप की क्योंकि आप इकोनॉमी में पढ़ोगे, दैट इज नॉट the domain of geography. That's why I have not entered in that domain. But being a student, when I'm going or inside the examination hall, I have to keep everything in my mind. History भी पढ़ के जाना होता है क्योंकि historical dimension भी आपको लिखना होता है। मैं बार बार लिंक कर रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये था। तो उसके लिए आपको हिस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमी भी आना चाहिए आपको एज ए एस्पायरेंट, ठीक है ना, और आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको प्रेजेंट कॉन्टेम्प्रेरी डिमांड्स की भी, यानी करंट अफेयर्स भी आपका ठीक होना चाहिए, तो आप बेटर आंसर्स कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज का पता होना चाहिए, प्रोग्राम्स और स्कीम्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। ये एस्पायरेंट्स को सारी चीजें दिमाग में रख के एग्जाम हॉल में बैठना होता है। आप सोचोगे एक पेपर पढ़ लिया और उसके आधार पे आप बहुत बेहतर आंसर्स लिख लेंगे, तो आप कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट एबल टू। और अगर मैं अभी सारे सब्जेक्ट्स को लिंक करके जोड़ना शुरू करूं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो हम सब्जेक्ट एक एक कर कर पढ़ते हैं और धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग जनरेट करते हो, आंसर्स लिखते हो। कई सारे बच्चे पूछते हैं बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए नहीं लिख पा रहे हो क्योंकि अभी डिफरेंट सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, आप एमलगमेट आइडियाज नहीं कर पा रहे हो। जब सारे आइडियाज आपके दिमाग में एक साथ आएंगे ही नहीं तो आपका आंसर अच्छा बनेगा ही नहीं। एक ही डिमेंशन में लिखोगे, एक ही आइडियाज को बार बार रिपीट करोगे, आपकी वोकैबुलरी भी इनरिच नहीं है, आपके पास अच्छे वर्ड नहीं है, आप अच्छे वर्ड यूज नहीं करते, आपको एक भी स्कीम और प्लान याद नहीं है, तो आप लिख ही नहीं पाते। आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का पता ही नहीं है, आप कंटेम्प्रेरी चीजें जानते ही नहीं है, तो आप आंसर्स कहाँ से अच्छा लिखेंगे। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। And after investment, if you learn one by one, then you can carve out a good answers, you can create. It's depend on your hard work, your practice, consistent and continuous approach. You have to learn the new technology, the new words, okay. So basically it depend on the person's hard work. इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई पैदा होता है इस तरह से कि उसको सारा आर्ट आता है, वो आएगा और एग्जाम हॉल में लिख देगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लर्न करते हैं, सभी बेस बनाते हैं, बिल्ड करते हैं बिट बाय बिट। सो लेट्स सी जूट टेक्सटाइल, ओके, व्हाट आई हैव मेंशन्ड। तो मैंने कहा फिर चैलेंजेस तुम कवर करते हो, मार्केट डिमांड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी देखते हो, उसके बाद आपको वे फॉरवर्ड भी लिखना होता है कि आज जब हम एग्जिस्टिंग ये चीजें हैं, ये चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को और कैसे ओवरकम करें और इसके ग्रोथ के लिए और क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या आगे कॉन्टिन्यूस डिमांड है तो हम कैसे, और ग्लोबल कंपटीशन में, और वो भी सस्टेनेबल वे में। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी हमें दिमाग में रखना पड़ता है, वो इफेक्ट ना हो, ठीक है। हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है कि ज़्यादातर हम इतना भी मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री को कर दें कि बहुत बड़ी संख्या में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए, हमें वो भी देखना होता है कि कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट करोगे। तो वे फॉरवर्ड जो होता है ना, वो उसमें बहुत सारे आइडियाज को आपको ब्रीफ में लिखना पड़ता है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ, कम टू द जूट इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
As I have mentioned, jute is a fibrous crop like cotton. Cotton is a fibrous crop. Jute is also a fibrous crop. Okay, with coarse texture and structure, rough होता है, and utilized for packaging largely. और इसका कंजम्पशन सबसे ज्यादा किस फील्ड में है? पैकेजिंग. आपने देखा होगा जूट्स के गनी बैग भी बनते हैं, गोड़ा जिसके कहते हो, ठीक है ना, कट्टे बोले जाते हैं. दैट इज डेवलप्ड बाय लार्जली द जूट एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. रिमेंबर मैंने बताया था रिश्रा में जूट प्लांट खुला था व्हेन आई हैड given you the introduction of industrial development in India. Okay, Rishra near Kolkata, the first jute plant. Here I had mentioned in the 1855 at Rishra near Kolkata in Hooghly belt, the first jute mill was set up in the pre-independent era. Okay, so one of the, in the modern time, one of the ancient industry in the modern period I am talking about, not okay. In 1859, the first power loom were set up or started in the same place, in the same mill, Rishra में ही power loom भी खुला, and the spinning as well as weaving were undertaken. और वहाँ weaving और spinning होने लगी, ठीक है. So the journey begins in the modern time period since 1855 of the jute textile in India. Okay. And during the First World War, when you look at First World War, again, you have to find out whether the demand has increased or decreased. This industry rises in this area due to the demand of packaged materials. War में packaged materials की demand बढ़ गई, पहुंचाने हैं war zone में, तो उसमें जूट की demand बढ़ी, जूट की demand बढ़ी तो industrial production भी बढ़ा और industry भी rise की. And the number of the jute mill increases from 24 in 1884 to 76 in the 1918 to 1919. Okay, so the what you observe in this period, there is a more than what thrice the times the number of mills has increased. Now, during the independence era, total 112 mills were functioning in India. कितने मिल्स आज़ादी के समय थे? 112. अब आज़ादी जब हमें मिली तो हमने कहा भारत और पाकिस्तान दो स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्रिएट हुए. So after the, so this industry made tremendous growth in the late 19th century, but suffered a serious setback in 1947. Why? Due to the partition of India. And why the partition of India led to setback to this industry? Because largely the jute growing belt went to Pakistan and the mills remains in India. Mills भारत में रह गए और जूट ग्रोइंग बेल्ट पाकिस्तान चला गया. तो प्रॉब्लम यहां हो गई. क्या हुआ? Because 80% of the jute growing region went to East Pakistan, today we called it Bangladesh, whereas 90% of the jute mills, about 102 out of 112 remains in India. 112 में से 102 मील भारत में रह गए और जूट ग्रोइंग बेल्ट 80% बांग्लादेश में चला गया. तो रॉ मटेरियल की सप्लाई हमारी अफेक्ट हो गई और कई जूट मिल धीरे धीरे भारत के बंद हो. 102 मिल चलाने के लिए कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, वो हमें मिला नहीं और हमारी कई जूट मिल्स बंद हो गई ग्रेजुअली. ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज अ लार्जर सेटबैक टू दिस इंडस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यू टू पार्टीशन. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ the raw material for this industry is jute because it is an agro based industry, as you know, which grown in the deltaic region of India where the fine alluvial soil is present. Availability of water is throughout the year. तो गंगा ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टा है, सुंदरबन रीजन, सुंदरबन डेल्टा, one of the largest delta of the world, is a very conducive region for the jute.
The tropical climate is required. Temperature requirement is more than 24 to 27 डिग्री सेल्सियस जूट क्रॉप के लिए, ठीक है ना. Continuous water is required. इसलिए डेल्टाइक एल्यूवियम सॉइल, द सॉइल विच इज कैरीड बाय द वाटर इज नोन एज एल्यूवियल सॉइल, ठीक है ना. पानी के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाते हैं नदियां और जो डिपॉजिट करते हैं उसे एल्यूवियल सॉइल कहते हैं. हिंदी में जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा लाई गई मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल. ओके, सो दैट सॉइल इज सुटेबल फॉर द जूट प्रोडक्शन. So jute is a well tropical fibrous crops as I have said. Okay, tropics region किसे कहते हैं? 0 से 30 डिग्री, ठीक है ना, लैटिट्यूड के बीच में जो रीजन है उसे हम ट्रॉपिकल बेल्ट कहते हैं. तो यहाँ पर जूट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है. इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ, ये जो बेल्ट है दिस इज द ट्रॉपिकल बेल्ट. वैसे तो 23.5 डिग्री को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अपने समझने के लिए इस एरिया को भी समझ सकते हो, ठीक है ना. ओके, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न. So in between that, the region is known as tropical region of the world that is suitable for the production of the jute. Okay. The process by which, अब देखो प्रोसेसिंग होती है. जब जूट को तुम निकालते हो तो ऐसे लकड़ी के ऊपर कवर होते हैं, वो छिलके को हटाते हो, लकड़ी को अलग करते हो, है ना. जूट के जो पौधे अगर आपने देखे होंगे तो. ओके, हाँ. सो द प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन. The process by which the fiber is separated from the plant is called ratting. This is for your screening paper. आपके पीटी में पूछ सकता है what is ratting. Ratting क्या है? पौधे से जूट को निकालना. इस प्रोसेस को रैटिंग कहते हैं. तो मैंने कहा स्टिक लाइक होते हैं जूट के प्लांट, वो स्टिक के ऊपर कवर होता है, पानी में डाल के छोड़ देते हो और उसके बाद उसके कवर हटाते हो, ठीक है ना. इसको रैटिंग कहते हैं. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस वर्ड रैटिंग. ओके, ट्रॉपिकल ह्यूमिडिटी और द मॉइस्चर इन द एयर इज रिक्वायर्ड व्हेन द फाइबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द प्लांट. इसको भिगोना पड़ता है, मॉइस्चर चाहिए, फिर आप जूट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पौधों में से, ठीक है. दस मोस्ट फेवर्ड एरिया फॉर द ग्रोथ इज द फ्लडेड एरिया ऑफ द डेल्टाइक रीजन. इसलिए डेल्टाइक रीजन में जहां पानी और मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कॉन्टिन्यूअस है, दिस इज द मोस्ट सुटेबल बेल्ट फॉर द जूट प्रोडक्शन. ओके, नाउ इन इंडिया व्हेन यू लुक एट द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग बेल्ट इज व्हाट? ऑफ कोर्स इन द वेस्ट बंगाल वी आर ग्रोइंग लार्जली बिकॉज सुंदरबन डेल्टास का पार्ट वेस्ट बंगाल में भी है. आसाम रीजन, द ब्रह्मपुत्र वैली. In Bihar, the Gangetic Valley, we grow the jute. Apart from that, in the Krishna Godavari Delta, in Brahmani Delta, in Mahanadi Delta, we are also growing certain amount of jute. So basically the jute growing belt in India is the deltaic region and the river valley where the alluvial soil is present and continuous moisture and water is present. Okay, so let's understand now. At present there are around 60 jute mills, क्योंकि मैंने कहा 102 में से बाकी मिल्स बंद हो गए. क्यों? रॉ मटेरियल स्कार्सिटी के कारण और थोड़ी ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन भी एक रीजन है. और क्या रीजन है डिमांड कम होने की? आर्टिफिशियल फाइबर. आज आर्टिफिशियल फाइबर भी आ गए हैं जो बहुत ड्यूरेबल होते हैं. पहले आपने देखा होगा लोग खाट पर बैठते थे गांव में, अभी खाट जो है वो प्लास्टिक से बुने हुए आ गए, ठीक है ना. अगर आपने देखा होगा घरों में आप हैंग करने के लिए जो रस्सियां लगाते हैं रोप, अभी वो प्लास्टिक वाले आ गए. नहीं, आर्टिफिशियल फाइबर हैज लेसन द डिमांड एंड इंक्रीज द कंपटीशन. व्हाई? बिकॉज दैट आर मोर ड्यूरेबल. और हमेशा कंज्यूमर वैसी चीजें लाना चाहता है जो सस्ती और ड्यूरेबल हो. तो मार्केट उसके कारण भी खराब हुई जूट की, और इसलिए भी कई मिल बंद हुए. क्यों? आर्टिफिशियल फाइबर्स मार्केट में आ गए. नई डिस्कवरी, नई इन्वेंशन भी मार्केट अफेक्ट करती है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कि व्हाट इज द नंबर 60 एंड इट फ्लक्चुएट्स. ओके,
ड्यू टू सब्सटैंशियल डिक्रीज इन द डिमांड at the domestic level due to availability of the cheap artificial fibers I had mentioned. These are the lighter and the more durable as well as a staunch competition with Bangladesh. एक तो ये आर्टिफिशियल मार्केट में आके फाइबर ने तो कंपटीशन दिया ही, और बांग्लादेश में मेजर जूट ग्रोइंग बेल्ट चले गए तो बांग्लादेश ने मिल्स डेवलप करके भारत को कंपटीशन देना शुरू किया. म्यांमार, पाकिस्तान are also the competitor. And the international demand also fluctuate and probably decreased after 1960 due to invention of artificial fiber and the cheaper product of the Bangladesh. So global demand भी reduce हुआ है ना. There are 4 jute producing area in India. What are they? Hooghly belt or the Bengal delta. Sundar, the part of Sundarban delta of the Ganga and Brahmaputra. Then the coastal Andhra Pradesh, prominently the Krishna Godavari delta. The Krishna and Godavari river also form the delta in Andhra Pradesh. That region is also suitable for the jute production. That is a prominent jute producing belt of India. Then the floodplain of Assam. This floodplain built by the Brahmaputra and its tributaries. Brahmaputra and its tributaries. And then floodplain of North Bihar built by Ganga and its tributaries. The Ganga and its tributaries. So these are the prominent belt in India. Okay. अब ये तो बेल्ट समझ आ गया. बेल्ट से आपको स्टेट भी समझ आ गया कि चलो आसाम है, बिहार है, आंध्रा है, बंगाल है. नहीं समझ आया? Of course. So a spatial distribution, if you look at major jute producing state in India is the West Bengal, Assam, Bihar, Odisha. Let's correct the spelling. पहले था ORISSA, now ODISHA. Andhra Pradesh. These are the major jute growing belt of India or jute producing state of India. However, the Indian jute industry mainly depend on the West Bengal. Largely the jute mill is depend on West Bengal due to higher number of mills. Around 48 mills are in the West Bengal. Out of 60, 48 mills are located in West Bengal. From Farakka to Belurin, this is the major jute region of India. यहाँ जूट मिल्स हैं. फरक्का से लेकर बिहार और बंगाल बॉर्डर पे फरक्का बराज है ऑन द गंगा. ठीक है ना. वहां से लेकर बेलूरिन तक जो है वो एक स्ट्रेच जहां जूट मिल्स हैं. ओके. इन द हुगली बेल्ट the jute is cultivated in the region along Nahiti, Serampur, Kakrapada and Baliganj, Havda, Kolkata and Belur. Okay. तो ये जूट ग्रोइंग रीजन है बंगाल में जहाँ जूट ग्रो किए जाते हैं. 48 मिल्स रन करते हैं. कहाँ से कहाँ? फरक्का से बेलूरिन तक एक पूरा स्ट्रेच जूट मिल्स का. तो वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. द इंडस्ट्री एम्प्लॉय ऑलमोस्ट अराउंड 3.5 lakhs वर्कर. लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री इट इज, which include the worker dependent on forward and backward linkages of the jute industries, and the average land area under raw jute as well as mesta. Mesta is also a fibrous crop. Mesta is also a fibrous crop. भारत में कॉटन, जूट, मेस्टा आर द फाइब्रस क्रॉप. ठीक है. कल्टीवेशन स्टैंड एट 800,000 हेक्टेयर्स लैंड. कितने एरिया में भारत में प्रोडक्शन हो रहा है जूट और मेस्टा का? 800,000, 8 lakhs हेक्टेयर जमीन में
खेती हो रही है भारत में। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है? 3.5 लैक्स। कितने मिल्स हैं भारत में? 60 आउट ऑफ 60, 48 आर इन वेस्ट बंगाल। ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर ऑफ लोकेशन? लेट्स सी। द हुगली रिवर, as I've said, Ganga is locally known as Hooghly, and its distributary supplies the perennial water to the delta region. सालों भर, perennial means पूरे साल, round the year, the water is available. Because as you know, the source of Ganga is the glacier, so there is a continuous supply is there. Again, in this region, adequate rainfall also takes place, so the water is available round the year in the river, which provide the moisture. So the high degree of humidity maintains, which is required for the growth of this plant. The freight boating system, सामान ढोने के लिए वहां बोटिंग भी होती है, नदी में फेरी चलती हैं, नाव चलती हैं, तो फ्रेट बोटिंग सिस्टम भी है वहां। तो ट्रांसपोर्ट ढुलाई ना नदी के मार्ग से ना इजी होता है और कॉस्टली नहीं होता, वो चिपर होता है, ठीक है। विच फाउंड इन द हुगली रीजन प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज। तो एक फैसिलिटी क्या है? चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है नदी के क्रॉस। चीप लेबर ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। दिस इज अगेन द गेन टू द वेस्ट बंगाल रीजन। वाई द जूट इंडस्ट्री इज ग्रोन? वाटर सप्लाई कॉन्टिन्यूअस, मॉइस्चर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेहतर है, चीपर है, और दूसरा लेबर अवेलेबल है। और क्या है? ये सारे मार्केट हैं, बिग सिटी, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, रांची, जमशेदपुर, where there is a great demand in the domestic market of the jute product. Port facility is also available for export. Kolkata and Haldia, 2 ports are there. And the power supply by Damodar Valley Corporation, दामोदर और उसकी नदियों के ऊपर जो डैम है वहां से उसको पावर सप्लाई भी मिल रहा है, साथ में थर्मल पावर प्लांट, बिकॉज कोल बेल्ट इज ऑल्सो इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, झरिया एंड इन उड़ीसा ऑल्सो इन द मयूरभंज रीजन. So basically there is a continuous power supply to this belt, and that's why the West Bengal is quite conducive area for the growth of the jute textile. Why West Bengal is suitable for jute production? Can you understand now? This is the advantage of the location. Okay, now this is the map, okay, in which this color has shown the jute belt, okay, in Darbhanga, in Samastipur, in Gaya, in Purnia, in Katihar, in Gorakhpur, Sahjanwa, in Kanpur. This is the jute belt in UP, in Bihar. Okay, when you look at the jute industries in Havda, okay, in Murshidabad, कोलकाता, तो मैंने कहा फरक्का बराज यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर ये स्ट्रेच, ये पूरा बंगाल का जूट बेल्ट है. ओके, हाँ सर, इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लोकेशन बता रहा हूँ मैं, इंडस्ट्रीज का लोकेशन बता रहा हूँ. जूट ग्रोइंग बेल्ट तो मैंने बता ही दिया. और क्या? कटक इन उड़ीसा, देयर इज इंडस्ट्री. ओके, नेलीमेरिया इन उड़ीसा, या सॉरी आंध्र प्रदेश. ओके, चिलीवेल्शा, विशाखापट्टनम. दिस इज द कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन. ये देखो कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन में देखो यहाँ पर क्या है? एलुरु, गुंटूर, ओंगोल. दिस 3 रीजन, एलुरु, गुंटूर, ओंगोल. दिस इज द रीजन इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा इन आंध्र प्रदेश. उसके अलावा चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर, ठीक है ना. तो especially in the Coimbatore and Madurai, apart from the cotton textile and silk textile, the jute textile is also there, but there minor mills are there. Major mills अगर हम जूट का देखेंगे तो वो कहाँ कहाँ है? देखो यहाँ मेजर बेल्ट, आपको अपने मैप में इसी को बनाना है, इसको शेड करना. ये है. उसके अलावा ये बेल्ट, ठीक है, ये बेल्ट इंडिया में.
नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के बारे में अभी बताया था कि कोस्टल आंध्रा में जूट मिल्स हैं लोकेटेड प्रोमिनेंटली एट एलुरु, गुंटूर, नेली, मेराला, ओंगोल एक्सेट्रा, where the fine alluvial deltaic swell of Krishna Godavari is present, carried by the Krishna Godavari, form this delta, and the tropical humid climate which support the group cultivation. Northern Bihar में दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया are the prominent floodplain formed by the Ganga and its tributary is the best jute growing belt, and in Assam the Brahmaputra plain, mainly the Guwahati, Dispur and माजूली. माजूली इज अ रिवराइन आइलैंड, आइलैंड है ना ब्रह्मपुत्र में, माजूली, वहां पर भी जूट कल्टीवेशन होता है. ओके, सो दीज आर द बेल्ट्स अपार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल. हियर आल्सो द जूट इज growing in India and certain industries and mills are located, but largely the mills are located in West Bengal.